क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? वो विशाल। विशाल? क्या हुआ उसे? उसने मुझे छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया उसने मेरे साथ। क्या? लेकिन वो तो तुमसे शादी करने वाला था ना, और तुम दोनों के बीच तो। हाँ, उसने मेरा फायदा उठाने के लिए बस झूठ बोला मुझसे। सब लोग ठीक ही कहते थे कि दूर रहो उससे, लेकिन मैंने ही प्यार में अंधे होकर किसी की बात नहीं सुनी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़के ने। आई एम प्रेग्नेंट मेनका। क्या बोल रही हो ये? विशाल पूरे कॉलेज में बदनाम था जो उसने नंदिनी के साथ किया। इससे पहले भी वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। बाकी सबने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नंदिनी ये सब सह नहीं पाई। घर वालों और समाज से वो नजरें कैसे मिलाएगी, इस डर से वो हार गई और एक रोज उसने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। मगर विशाल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ आराम से मजे कर रहा था। उसे देखकर मेनका का खून खौल उठा। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि कोई इंसान कितना ही घटिया हो सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से नंदिनी ने अपनी जान दे दी और तुम्हारे चेहरे पर पछतावे का एक निशान तक नहीं है। क्या गलती थी उस लड़की की? यही कि उसने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अरे क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? मैंने बोला था क्या उसे कि मुझ पे भरोसा करो? उसने तो खुद अपनी जान ली। मैंने थोड़ी कहा था उसे ऐसा करने के लिए। मैंने तो सिर्फ सॉल्यूशन दिया था। जो बाकी लड़कियों ने किया वो भी वो कर लेती, लेकिन वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। खैर, हमारा मूड खराब मत करो और जाओ यहाँ से। पता नहीं था कि इतने घिनौने हो तुम, वरना नंदिनी को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने देती मैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दोस्त खो दी है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मेनका रोती हुई गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन विशाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और अगले हफ्ते उसने फिर किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। विशाल, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ यार। इस वीकेंड पे चलो ना, हम लोग कहीं चलते हैं। अब इतनी सुंदर लड़की मुझसे कुछ कहेगी तो मैं मना कैसे करूंगा? वैसे भी हम सब इतने दिनों से कहीं जाने के लिए सोच ही रहे थे। बताओ कहाँ चलना है तुम्हें? किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं ना, वहाँ रात को बॉनफायर करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम जैसा कहो जाने मन। वीकेंड पर वो सब लोग गाड़ी में हिल स्टेशन के लिए निकल गए। विशाल और उसकी नई गर्लफ्रेंड अवनी, साथ में उसके 3 दोस्त मोहित, विकी और अनामिका। अरे मोहित यार, इस बार तू अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर क्यों नहीं आया? स्वाली ने भी तुझे छोड़ दिया क्या? हाँ यार, मेरी किस्मत में तो कोई लड़की 1 महीने से ज्यादा लिखी ही नहीं है। जैसे ही 1 महीना बीतता है और बातें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, मेरा ब्रेकअप हो जाता है। अब तू टाइम पास के लिए किसी लड़की के साथ रहेगा तो वो तो तुझे छोड़कर जाएगी ही ना। अगर सच्चा प्यार करता तो कोई छोड़कर नहीं जाती तुझे। विशाल अपनी मीठी मीठी बातों से अवनी को अपने जाल में फंसा रहा था। उसने ड्राइव करते हुए अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ पर उसने किस कर दिया। अवनी उसके प्यार में गिरती जा रही थी और वो बस अब इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। हल्की हल्की शाम होने लगी थी और वो अपने होटल पहुंच गए थे। हिल स्टेशन पर बहुत ठंड थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए उन्होंने ब्रांडी की बोतलें खोली। तुम सबने प्रॉमिस किया था कि कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा, तो फिर अब ये बोतलें कहाँ से आ गई? बोलो। अरे यार अनामिका, क्या तू भी हिल स्टेशन पर आए हैं और ड्रिंक ना करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी ठंड है यहाँ पर, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। आओ, तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। नहीं यार, तुम लोग पियो, अवनी को ये सब पसंद नहीं। चलो अवनी, हम दूसरे रूम में चलते हैं। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। अवनी को एक एक कर विशाल पर और भरोसा होता जा रहा था। विशाल उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसने अपने बैग से ब्रांडी की बोतल निकाली। तुमने तो बोला था तुम ड्रिंक नहीं करोगे, तो फिर ये क्या है? ये हम दोनों के लिए है। आज रात मैं तुम्हारे साथ मदहोश होना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। आई लव यू अवनी। मुझे हर दिन तुमसे बस और ज्यादा प्यार होता जा रहा है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल। बस इस बात का डर है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा मेरा। ये सब क्यों सोचती हो तुम? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि ऐसा कभी नहीं होगा। कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। विशाल ने अपनी बाहें फैलाई और अवनी उसकी बाहों में सिमट गई और तभी विशाल के चेहरे पर वही शैतानी हंसी छा गई। वो अवनी के करीब आया, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? अब विशाल ने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो मोहित और विकी उसके कमरे के बाहर खड़े थे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोला था ना डिस्टर्ब मत करना मुझे। अरे यार, तू तो जब भी हमारे साथ कहीं जाता है हमें छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता है, लेकिन इस बार नहीं। हाँ, नीचे बोनफायर हो रहा है
चल चलते हैं। और एकदम मस्त लड़कियां भी है वहां पर। इसे छोड़, ये तो बाद में भी मिल जाएगी तुझे। थोड़े धीरे बोल भाई, रुक आता हूं मैं। विशाल ने दरवाजा बंद किया और अपनी जैकेट पहनने लगा। ये जैकेट क्यों पहन रहे हो तुम? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वो जरा उन दोनों को कुछ काम है तो बस अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना। खाम का तुम्हारी नींद खराब होगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। विशाल, मोहित और विक्की नीचे बॉनफायर में जाकर बैठ गए। जंगल का एरिया था, इसलिए कुछ लोग वहां पर कैंपिंग के लिए आए थे। सब वहां पर बॉनफायर के किनारे बैठे गेम्स खेल रहे थे, लेकिन विशाल वहां बोर हो रहा था। वो वॉशरूम जाने के लिए उठा, लेकिन उसे होटल में वापस नहीं जाना था, इसलिए वो झाड़ियों में ही चला गया। तभी उसे वहां पर किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो एकदम से डर गया। अरे यार, सबने बोला था कि यहाँ पर रात के टाइम भूत प्रेत घूमते हैं। कहीं सच में कोई भूतनी तो नहीं आ गई? विशाल को फिर से वो पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज कुछ दूरी से आ रही थी और उसके साथ साथ पानी बहने की आवाज भी वहां से सुनाई दे रही थी। विशाल ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो लाल रंग की साड़ी पहने एक लड़की वहां से आगे की तरफ जा रही थी। उसकी लहराती हुई चाल को देखकर विशाल का मन बेचैन हो गया। क्या किस्मत पाई है विशाल तूने। ये तो कोई अप्सरा लगती है, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। विशाल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो लड़की एक झरने के पास जाकर रुक गई। उसने अपने हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोने लगी। वो पानी गिरकर उसकी साड़ी पर गिर गया और उसका पल्लू भीग गया। वो बार बार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी और वो पानी गिरता गिरता उसके बदन को भिगा रहा था। विशाल खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो सीधा उस झरने के पास जाकर रुक गया। उसे अचानक वहां देखकर वो लड़की घबरा गई। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं वो जंगल में रास्ता भटक गया। यहाँ पानी बहने की आवाज आ रही थी तो बस इस आवाज को सुनता सुनता यहाँ तक आ गया। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर खो गए हो तुम? हाँ, और अब शायद आपकी खूबसूरती में भी खो गया हूँ। माफ करना, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जितने सुंदर लड़की को नहीं देखा। चांद भी आपकी खूबसूरती के आगे फीका है। बातें तो बहुत मीठी है तुम्हारी। आओ चलो, रास्ता भटक गए हो तो आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मेरे कहने का मतलब है, मेरा घर यहाँ पास में ही है। रात को जंगल में रह गए तो सुबह तक जंगली जानवर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। विशाल तो जैसे उसे देखकर अपना काबू ही खो बैठा। उसने उसे एक बार अपने पीछे चलने के लिए कहा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी नजरें उसके बदन पर ही अटक गई थी। कुछ दूरी पर उसका घर था, बिल्कुल छोटा सा और बहुत पुराना। अंदर एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर लगा हुआ था। विशाल उस बिस्तर पर बैठ गया। आपको अगर भूख लगी है तो आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं, कुछ खाने का तो मन नहीं है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। कुछ खाने का तो मन नहीं है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओगी तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मेरे आपके पास बैठने से आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। शायद हाँ। वैसे नाम क्या है आपका? आपकी खूबसूरती में इतना खो गया कि आपका नाम पूछना भी भूल गया। अरुंधति। अरुंधति नाम है मेरा। और तुम्हारा? विशाल। अरुंधति विशाल की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। एक प्याले में वो उसके लिए मदिरा लेकर आई। पहले उसने उस प्याले से मदिरा पी और वो टपकती उसके शरीर से जा टकराई। विशाल उसे एक टक देखता ही जा रहा था। वो चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अरुंधति उसके पास आकर बैठ गई और अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरने लगी। विशाल ने भी खुद पर अपना काबू खो दिया। कमरे में जो रोशनी चल रही थी वो भी अचानक से बुझ गई। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो उसे वो लड़की वहां कहीं भी नहीं मिली, मगर बिस्तर के साथ में रखी टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। विशाल ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा, लेकिन मैं आज रात तुमसे फिर मिलूंगी। तुम यहाँ पर चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरुंधति की वो चिट्ठी पढ़कर विशाल की आंखें चमक उठी। उसने अपने कपड़े पहने और वो वहां से अपने होटल चला गया। उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी, इसलिए अवनी को कुछ अजीब सा लगा। कहाँ चले गए थे कल रात तुम? और ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से शराब की। सच सच बताओ, कहाँ पर गए थे तुम?
अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई यार। हम सब दोस्त हो तो बस पार्टी कर रहे थे और आंख लग गई वहीं पर। क्या तुम भी यार बिना मतलब शक करती हो? पहले ही सर में दर्द हो रहा है मेरे, प्लीज और मत करो। अवनी को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहां से चली गई। पूरा दिन विशाल को बहुत कमजोरी सी महसूस हुई। खाना खाकर वो फिर से कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कोई उसे जगाया भी नहीं। अचानक से उसका फोन बजा और फोन की आवाज से उसकी नींद टूट गई। विशाल ने फोन हाथ में लेकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। ये किसका नंबर है? विशाल ने फोन उठाया और सामने से आने वाली आवाज को सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। लगता है आज तुम सोते ही रहोगे। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम? लेकिन तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे फोन से अपने नंबर पर कॉल कर लिया था और बस तुम्हारा नंबर मिल गया। मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें नींद से क्या जगाना। अब जल्दी से आ जाओ ना विकी, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अरुंधति के मुंह से ये बातें सुनकर विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। वो अरुंधति से मिलने जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी अवनी अचानक से कमरे में आई। तो इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे अब हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या मुझे? गर्लफ्रेंड हो मेरी, बीवी नहीं हो। और यहाँ घूमने आया हूँ, एंजॉय करने आया हूँ, तो बस एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों के साथ बाहर जाना है मुझे, हटो। विशाल ने अवनी से बड़े ही बुरे तरीके से बात की और वहां से चला गया। जंगल के रास्ते चलता हुआ वो अरुंधति के घर तक पहुंचा। तभी उसने देखा कि वहां आसपास दूसरा कोई घर नहीं है। उसे ये बात कुछ अजीब लगी। इस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं है और अरुंधति यहाँ पर अकेली रहती है। कुछ तो अजीब जरूर है। विशाल वहां खड़ा होकर ये सोच ही रहा था, इतने में अरुंधति ने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अंदर आ जाओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं, बस वो मैं ये देख रहा था कि आसपास यहाँ पर दूसरा कोई घर नहीं है। तुम क्या इस जंगल में अकेली रहती हो? हाँ, एकांत में ही मुझे अच्छा लगता है। लोगों की भीड़ मुझे पसंद नहीं। लेकिन तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे पास से वैसे भी कौन जाना चाहेगा? अरुंधति ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया और विशाल का हाथ थामकर उसे घर के अंदर ले गई और घर का दरवाजा बंद कर लिया। विशाल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया। अरुंधति उसे लेकर बिस्तर की तरफ गई, मगर तभी विशाल को अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। वो जोर जोर से खांसने लगा। तभी खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकला। विशाल ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखा तो वो अपने हाथ पर अपना खून देखकर बुरी तरह डर गया। ये खून की उल्टी कैसे हो रही है मुझे? क्या हो गया मुझे? हॉस्पिटल जाना होगा मुझे। प्लीज लेके चलो मुझे। विशाल ने अरुंधति को कई बार आवाज दी, लेकिन उसे पीछे से कोई जवाब सुनने को नहीं मिला। घबराकर उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी उसे कमरे में उसकी पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो अरुंधति ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे, जैसे तो वो उससे कोई बदला लेने के लिए आई हो। क्या हुआ? इतने में ही डर गए? अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है तुम्हें, लेकिन तुमने भी तो कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है और उसमें से एक तो तुम्हारी वजह से अपनी जान भी दे चुकी है। क्या? कौन हो तुम? ये सब क्या बोल रही हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ और तुम्हें बताया तो सही में कि मैं कौन हूँ। जिस तरह तुम अपनी वासना की भूख को मिटाने के लिए लड़कियों को शिकार बनाते हो, वैसे ही मैं भी अपनी भूख मिटाने के लिए तुम जैसे लड़कों को शिकार बनाती हूँ। फर्क इतना है कि तुम जिंदा हो।